आज हम लोग जानेंगे हमारा क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। एग्जैक्टली लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, उससे भी पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। बायो मतलब होता है जिंदगी और लॉजी मतलब होता है कि उसके बारे में जो पढ़ाई होती है उसको लॉजी मतलब स्टडी बोला जाता है। तो जिंदगी के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो आपकी जो पहली चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। हमें पता है इस दुनिया में बहुत सारे स्पीसीज हैं, अप्रॉक्स 8.3 मिलियन सब स्पीसीज आज तक पाए गए हैं। उन 8.3 मिलियन सब स्पीसीज को पढ़ना बहुत ही टफ है, उनके बारे में जानना अगर इंडिविजुअली जानना शुरू करें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो हमने क्या किया है, उसको छोटे छोटे कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, इस चीज़ को मैनेज किया है। द लिविंग वर्ल्ड मतलब जो जिंदा है उसकी पूरी की पूरी दुनिया। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जिंदा कौन है और मरा हुआ कौन है, ये डिफरेंशिएट करना बहुत टफ होता है। बचपन में हम पढ़ते थे कि जो मूव नहीं कर सकता, जो चल फिर नहीं सकता वो हमारा नॉन लिविंग है, जो मूव कर सकता है चल फिर सकता है वो हमारा लिविंग है। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, पेड़ पौधे तो नहीं चल सकते ना ही मूव कर सकते हैं, और बोल चाल की बोला जाए तो बहुत सारे जानवर भी ऐसे हैं जो बोलते भी नहीं, जैसे कि हमारा खरगोश तो बोलता भी नहीं है, क्या वो जिंदा है? ऐसा हाँ, वो बिल्कुल जिंदा है, तो हम उसको नॉन लिविंग कैटेगरीज में तो नहीं डाल सकते, उसको लिविंग की कैटेगरीज में डालेंगे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि हम कैसे ये बताएंगे कि कौन जिंदा है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने सारे जिंदा चीजों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया कि जितने भी जिंदा है उनमें ये 5 गुण होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने रखा था ग्रोथ। उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे ग्रो करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस तो आ गया। एक्सेप्शन ये है कि बिल्डिंग्स भी ग्रो करती है, माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, फिर उसको लिविंग कैसे कहेंगे? तो उन्होंने बोला इंटरनल ग्रोथ, सेल के अंदर जो ग्रोथ होती है, जो इंटरनली ग्रोथ होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनका ग्रोथ कैसा होता है? इंटरनल होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक। दूसरा उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में क्या होती है? रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही नहीं माना गया, क्योंकि अगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो जितने भी एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं? एक कोशिका से 2 कोशिका बना देते हैं, यानी कि एक सेल से 2 सेल में डिवाइड कर जाते हैं। इनका ग्रोथ मतलब इनका रिप्रोडक्शन होता है। फिर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला बात हो गया, इनके लिए ग्रोथ यानी कि रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन भी जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है वो करे। बहुत सारे जैसे कि हम लोग मोल्स यानी कि खच्चर ले सकते हैं, हमारा वर्कर बीज, जितने भी वर्कर बीज होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिंदा तो होते हैं, मरे तो नहीं होते, नॉन लिविंग तो नहीं कहलाएंगे, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी उतना 100% कंसिडर नहीं करते हैं। फिर चौथा है उन्होंने बोला है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेंसिटिविटी होती है, यानी कि अपने आसपास के वातावरण को समझने की क्षमता होती है। ये पता होता है जैसे आप उनको गर्म चीज हम टच करेंगे तो क्या होता है? हाथ ऑटोमेटिक हमारा हट जाता है वहां से। ऐसा नहीं होता है कि हमारा हाथ जल रहा है फिर हम जब देखेंगे कि अरे मेरा हाथ जल गया तब हम हाथ हटाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। हमारा हाथ ऑटोमेटिक क्या होता है? वहां से हट जाता है। तो ये चीज क्या हुई? सेंसिटिविटी हुई, यानी कि अपने आसपास की चीजों को महसूस करने की क्षमता हुई। हमें पता होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पता होती है। लेकिन फिर इसमें एक्सेप्शन हमारा भाई पेड़ पौधे आ गए, वो तो नहीं होता। एक टच मी नॉट प्लांट छोड़ के और 2-3 और पौधे होंगे शायद जिन्हें छोड़ के बाकी सारे के सारे रिस्पॉन्स तो नहीं करते, उनको जला दो तो फर्क नहीं पड़ता, जल जाएंगे ना चिल्लाएंगे ना रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। इसको भी पूरी तरह से कंसिडर नहीं किया। चौथा ये तीसरा था। फिर चौथा उन्होंने बोला कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं अपने आसपास के वातावरण में। उन्हें पता है कि अब बारिश होने वाला है, उन्हें पता है कि खतरा है या नहीं खतरा है, वो कहाँ सुरक्षित है कहाँ सुरक्षित नहीं, ये चीज पता होता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन इसमें फिर एक एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है? अगर इंसान कोमा में है उसको क्या कहेंगे? जिंदा कहेंगे कि मरा हुआ कहेंगे? क्योंकि कोमा में जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्स नहीं होती कोमा में, लेकिन फिर भी उसका दिमाग से तो जिंदा होता है, उस समय हम उसको नॉन लिविंग नहीं कह सकते, उस समय तो ये तो लिविंग तो रहता ही है। तो कॉन्शियसनेस भी हमारा 100% नहीं हुआ। आखिरी उन्होंने बोला मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन
occurring inside the body, यानी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रिया होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। यानी हमारे शरीर में क्या होता है, हम आगे चल के ये बताएंगे आपको कि हमारी कोशिका यानी कि हमारी सेल कैसे बनी है। पूरा का पूरा हमारा सेल, पूरा का पूरा हमारा डीएनए स्ट्रक्चर एक केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो हमारे शरीर में हर एक चीज केमिकल के हिसाब से होती है। हम हंसते हैं, लाफिंग हार्मोन वो एक केमिकल है। हम रोते हैं, वीपिंग हार्मोन वो भी एक केमिकल है। सर से लेके पांव तक हर चीज केमिकल से कोऑर्डिनेट होती है। और ये सारे केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसमें भी कोई बोल सकता है कि मैम एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम बाहर भी तो कर सकते हैं, बाहर भी दो केमिकल लेंगे उसको मिला देंगे, उससे भी हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इंटरनल होते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने आज समोसा खाया फिर आप पेट को बोलोगे कि भाई आप एसटीएफ प्रोड्यूस करो, मैंने समोसा खाया, ऐसा होगा नहीं होगा। ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका स्टमक खुद ब खुद क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा, वैक्सीन आएगा, उसमें हर चीज अपना अपना रिएक्ट करना है। यानी कि केमिकल कॉम्पिटिशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज बाहर नहीं होगा। बाहर जब तक आप दो केमिकल्स को मिक्स नहीं करोगे तब तक वो खुद ब खुद नहीं होगा, पर हमारे शरीर में खुद ब खुद होता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया। बोला गया कि मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसा होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग करता है। और ये भी माना गया कि इन पांचों में कम से कम 3 जिसमें मेटाबॉलिज्म होना अनिवार्य है, इन चीजों को ऐड करके हम क्या कहेंगे कि हाँ ये जिंदा है और बाकी मरा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे क्लासिफिकेशन किया गया, ताकि हम 8.5 बिलियन 8.3 बिलियन जो हमारे स्पीसीज है उन सबको कैसे हमने स्टडी करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज